हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोगों को यूनिट टू, हम लोग की फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गई है। यूनिट टू इज़ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसमें आपको हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस और आपका स्टेप्स इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें ये ये आज हम लोग कवर करेंगे। ये पॉइंट सिंबल यूज इन डीएफडी, और डीएफडी पढ़ेंगे, डेटा फ्लो डायग्राम्स। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज व्हाट। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। नोट्स तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और हम आपको इसमें बताते हैं कि ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस है क्या, क्या होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि आप कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, आप न्यू सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपने हमने आप लोगों को बताया था, आप लोग सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन जब भी पढ़िए तो दो चीज़ें अपने दिमाग में बैठाइए। एक तो होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर किसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे? क्लाइंट के लिए। ठीक है, ये क्लाइंट के लिए डेवलप करेंगे। अब जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट की क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ये जो इसमें रिक्वायरमेंट, आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस दिख रहा होगा, तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट किसको बताएगा? यहाँ पे हम लिख देते हैं टेल्स, टेल्स टू द डेवलपर। ठीक है, डेवलपर को बता दिया। अब डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर, देखिए, एक सेकेंड, इसमें डेवलपर करेगा क्या कि डेवलपर इसमें परफॉर्म करेगा एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स क्या होता है? एनालिसिस को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एनालिसिस मीन्स होता है डिटेल स्टडी। क्या होता है? डिटेल स्टडी। ठीक है, तो डिटेल स्टडी का मतलब, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब है कि कोई भी वर्क, आपको जो भी काम करना है, उस काम को किस तरीके से करना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, उसी को हम, जैसे मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो सॉफ्टवेयर किस चीज़ का बनाना है, किस लिए बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारी रिक्वायरमेंट है। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है? ज़रूरतें, क्या क्या हमें, हमारी क्या कहते हैं, नीड क्या क्या है। तो जो भी हमारी नीड्स हैं, उन नीड्स को हम यहाँ पर फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, आप ये स्लाइड शो अगर इसका देखेंगे तो इसमें बहुत सिंपल से दिया हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क ब्रिजिंग द गैप बिटवीन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये पोर्शन आपको क्लियर करें कि ये क्या करता है, ये आपका, एक सेकेंड, ये इट इज़ ब्रिजिंग द गैप। गैप का मतलब होता है कि जो आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, लाइक जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ठीक है, इसके बीच में ये जो गैप है, ये गैप हमारा फुलफिल कैसे होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस से ये फुल हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर में क्या इनपुट्स रहेंगे, सॉफ्टवेयर में हमारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि इनपुट्स और आउटपुट्स, इनपुट आउटपुट, ठीक है, और प्रोसेस, ठीक है, और डेटा स्टोरेज,
ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, यानी कि किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एंड अब इसमें ये भी है कि हमें कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत है, किन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, किस टीम की ज़रूरत है, तो वो टीम क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आती हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा और क्या है, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क। अब इसमें जो टास्क दिया हुआ है, टास्क को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये समझ में आएगा। टास्क देखिए, टास्क में यहाँ पर दिया कि आपके जो टास्क हैं, टास्क में क्या क्या दिया हुआ है, लाइक प्रोटोटाइपिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड डेफिनेशन, यानी कि जो हमें टास्क करना है वो एक तो होना चाहिए प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रोटोटाइपिंग क्या है, एक वर्किंग मॉडल बनाना। किसी भी चीज़ का वर्किंग मॉडल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि पेन बनाना है, तो पेन अगर कोई फैक्ट्री 1000 पेन बनाना है तो 1000 पेन बना के ट्राई नहीं करेगी, पहले एक पेन या दो पेन का मॉडल बना लेगी और उस पर जितनी भी चीज़ें, कार है, कार को मान लीजिए एक एग्जाम्पल कि कार अगर बनाना है तो कार का पहले मॉडल बनेगा, तब जाकर के फाइनल कारें बनेंगी। तो कार का जो मॉडल बनता है उसे हम प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का एक वर्किंग मॉडल बनाना ही क्या कहलाता है, प्रोटोटाइपिंग कहलाता है। क्लियर है। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन ये क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन है क्या चीज़, डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न वर्क। जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स, जैसे आप जो भी पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाते हैं, तो उसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। नोट्स बनाना ही डॉक्यूमेंटेशन है। तो अगर हम, और नोट्स में जो डॉक्यूमेंट, नोट्स जो हम बना रहे होते हैं वो किस लिए बना रहे होते हैं, फर्दर रेफरेंसेस के लिए, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो हम उन नोट्स को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें स्पेसिफिकेशन है, रिव्यू है, वैलिडेशंस है, नेगोशिएशन है, एग्रीमेंट्स है, ये सारी चीज़ें इसको आप नोट्स में देख लीजिएगा। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं ये आपके यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको आप जस्ट गो थ्रू द स्टेप्स। दैट इज डेवलप requirements, write the document requirements, check completeness, analyze, refine and decompose requirement, validate requirements and manage requirements। ठीक है, फिर आता है आपका इसमें इंफॉर्मेशन मॉडल। इंफॉर्मेशन मॉडल क्या है कि देखिए, इंफॉर्मेशन मॉडल को अगर हमें देखना है तो इंफॉर्मेशन मॉडल को हम क्या कहेंगे कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज तो इंफॉर्मेशन है क्या, इंफॉर्मेशन इज व्हाट, इंफॉर्मेशन इज व्हाट। अब हम अगर हम इंफॉर्मेशन को डिफाइन करें कि इंफॉर्मेशन है क्या, तो इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा है। ठीक है, और डेटा किस फॉर्म में हो, डेटा एक सीक्वेंस फॉर्म में हो, और कैसा हो, डेटा क्या हो, मीनिंगफुल हो। ठीक है, और डेटा कैसा हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और डेटा कैसा हो, रेलिवेंट हो। तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे आपको मार्कशीट मिलती है तो मार्कशीट में यूनिवर्सिटी का नाम, बोर्ड का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट्स, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ऐसे करके। अगर ये इस तरीके से रहे कि पहले आपका नाम रहे, फिर सब्जेक्ट 1 रहे, फिर स्कूल का नाम रहे, फिर सब्जेक्ट 2, 3 रहे, फिर सब्जेक्ट 4 रहे, फिर आपके पेरेंट का नाम रहे, फिर सब्जेक्ट 5 हो, यानी कि कोई सीक्वेंस ना हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में दिक्कत होगी। तो हमेशा इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन में, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अच्छा, अपने सॉफ्टवेयर के लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, सॉफ्टवेयर के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और इनपुट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आउटपुट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लाइंट की पूरी इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट के बिजनेस की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए, और वो किस तरीके से अपने बिजनेस को डील करता है, किस तरीके से वो बिजनेस में अपने वर्क करता है, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन मॉडल इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क है दैट यू यूज टू कैटेगराइज योर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ठीक है, कैटेगराइज करने के लिए, जैसे इनपुट है, अब इनपुट कई तरह का हो सकता है, जैसे
अगर एक यूनिवर्सिटी का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो इनपुट स्टूडेंट से भी इनपुट मिल सकता है, स्टाफ से भी इनपुट मिल सकता है, फैकल्टी से भी इनपुट मिल सकता है, एग्जाम डिपार्टमेंट से भी इनपुट मिल सकता है, एडमिशन डिपार्टमेंट से भी इनपुट मिल सकता है। तो इनपुट को हम कैटेगराइज कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप एक यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसके हम आउटपुट की अगर हम बात करें, तो आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट को आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये अगर आप मार्कशीट जनरेट कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए आउटपुट हो गया, सैलरी स्लिप जनरेट कर रहे हैं तो वो स्टाफ के लिए हो गया। इसी तरीके से आप डिफरेंट कैटेगरी के आउटपुट को भी जनरेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा मॉडल। अब यहाँ पर डेटा मॉडल देखिए, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, लॉजिकल डेटा मॉडल, फिजिकल डेटा मॉडल। अब ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। ये यहाँ पर इसमें आपको जो हमारे मॉडल्स होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन डेटा मॉडल, तो इसमें पहला दिया हुआ कंसेप्चुअल डेटा मॉडल। कंसेप्चुअल डेटा मॉडल का मतलब है कि सॉफ्टवेयर को, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को देखिए 3 कैटेगरी होंगी यूजर की, यूजर 1 और यूजर 2 और यूजर 3। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज होंगी, जिसमें से जो यूजर 1 होगा, ये मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कुछ एडमिट कार्ड सर्च कर रहे हैं, मार्कशीट सर्च कर रहे हैं। तो एक सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला कौन हुआ, स्टूडेंट हुआ, दूसरा वहां का स्टाफ हुआ, और तीसरा वहां का एडमिन डिपार्टमेंट, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये 3 लोग हैं। इसमें सबसे ज्यादा राइट किसके पास होगा, इसमें सबसे ज्यादा राइट्स जो होंगे वो किसके पास होगा, वो एडमिन के पास होगा। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डेटा मॉडल है उसमें अगर हम ये लिख दें यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो लेवल 1 जो है ये स्टूडेंट लेवल पर है, यानी कि इसी लेवल 1 को हम यहाँ पर कहेंगे कंसेप्चुअल मॉडल, जो यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग इस फिगर में, यहाँ पे स्लाइड में देखिए, ये कंसेप्चुअल मॉडल। ठीक है, और लेवल 2 क्या हो जाएगा, लेवल 2 हो जाएगा लॉजिकल मॉडल, और लेवल 3 क्या हो जाएगा, फिजिकल मॉडल। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने इंफॉर्मेशन डेटा मॉडल को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बैंक में 3 लेवल का, एक कस्टमर को, यानी कि जो कस्टमर है उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन होगा, एक वहाँ के जो वर्कर्स हैं, कैशियर वैशियर, इन लोगों के लिए, एक वहाँ का बैंक मैनेजर होगा जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो सबसे ज्यादा राइट किसके पास होगा इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का, ऑब्वियसली बैंक मैनेजर को। तो बैंक मैनेजर वाला आ गया हमारा फिजिकल डेटा मॉडल, यानी कि जो फिजिकल डेटा मॉडल एकदम टॉप बॉटम में देख रहे हैं वो। और लॉजिकल डेटा मॉडल में किस में आ जाएगा, जो बैंक के काउंटर्स में बैठे हुए हैं। और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल कौन हो जाएगा, जो क्लाइंट गया है। अभी समझ में आ रहा कि हमारा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा मॉडल क्लियर है ये। फिर इसमें डीएफडी, देखो डीएफडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर डीएफडी। डीएफडी को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम डीएफडी को आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे कि डीएफडी क्या है। डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है ना, डीएफडी। अब ये नया आपका टॉपिक है, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम क्या है कि ये एक, पहली चीज कि ये एक डायग्राम है। डायग्राम का मतलब हो गया कि ये क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जैसे कोई किसी को, आपको कोई चीज समझाना है और आप डायग्राम बना करके समझा दी। जैसे मान लीजिए कि कहीं आपको किसी को कहीं से भेजना है, यानी कि उसको कोई एड्रेस पर जाना है, सोर्स, और ये है मान लीजिए उसका डेस्टिनेशन। अब उसको नहीं पता है, यानी कि सोर्स में यहाँ पर एक एक्स पर्सन है, इस एक्स पर्सन को इस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। डेस्टिनेशन का नाम है डी पर पहुंचना है, लेकिन एक्स को ये नहीं पता है कि हमको जाना कैसे। तो अगर हम इसको एक मैप बना करके दे दें कि भाई तुम आगे जाना, एक क्रॉसिंग पड़ेगी, यहाँ से 2 रास्ते हैं, तुम्हें लेफ्ट वाला रास्ता लेना है, फिर आगे जाना, यहाँ पे एक क्रॉसिंग पड़ेगी जिसमें 4 रास्ते हैं, तुम्हें सीधा वाला रास्ता लेना, फिर उसके बाद तुम यहाँ जाओगे, एक ब्रिज पड़ेगा, उस ब्रिज को क्रॉस करना, फिर उस ब्रिज से उतर के तुम्हें यहाँ पर डेस्टिनेशन डी मिल जाएगा। अब आपको ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, ये अगर आप देखेंगे ध्यान से
तो ये क्या, ये एक डायग्राम है, ठीक है ना, ये एक डायग्राम, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो किसी भी चीज़ का पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इसलिए होता है कि चीज़ें जल्दी समझ में आ जाए। किसी भी फिगर को हम देखते हैं तो लिखा हुआ अगर है फिगर के बारे में देर में समझ में आएगा, लेकिन पिक्चर को देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो जो डायग्रामेटिक जो डायग्राम्स होते हैं दैट रिफ्लेक्ट मच बेटर आइडियाज इन कंपैरिजन टू रिटन डेटा, ठीक है। तो ये होता है हमारा। अब यहाँ पर डेटा फ्लो डायग्राम का क्या रोल है? डेटा फ्लो डायग्राम यहाँ पर क्या बताएगा? डेटा फ्लो डायग्राम बताएगा आपको, डेटा फ्लो डायग्राम। अब यहाँ किस चीज़ का डेटा फ्लो डायग्राम होगा? दिस इज यूज बाय डेवलपर, ठीक है, इसको डेवलपर यूज करेंगे। अब हम जो डेटा फ्लो डायग्राम है ये आपको अपने हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या है, इसी के जस्ट बाद वाले में हम आपको बताते हैं, ठीक है। तब अभी इतना आपके लिए काफ़ी है। आप यहाँ पे डेटा फ्लो डायग्राम का ये जस्ट एक डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद वाले हम क्लास में आपको पूरा डीएफडी बना करके बताएंगे, उसके रूल्स वगैरह बताएंगे, ठीक है। चलिए, दैट्स इट, थैंक यू, गुड बाय।